नमस्कार दोस्तों, PKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड बोर्ड द्वारा प्रथम सावधि परीक्षा के लिए मॉडल जारी कर दिया गया है और मॉडल सेट नंबर 2 आज हम लोग देखेंगे और कक्षा 10 के लिए, और विषय है सामाजिक विज्ञान, और जिसमें समय आपका रहेगा 1 घंटा 30 मिनट और पूर्णांक रहेगा 40। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला प्रश्न है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लुई 16वां। ठीक है, ग वाला ऑप्शन होगा। लुई 16वां का शासन उस समय था जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मोंटेस्क्यू। ठीक है, ये मोंटेस्क्यू जो है द स्पिरिट ऑफ लॉ का लेखक था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये कहा था मेटरनिख ने। ठीक है, मेटरनिख सही आंसर होगा। चौथा है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक फोरियू कौन था? तो दोस्तों, फ्रेडरिक फोरियू था फ्रांसीसी चित्रकार, यानी कि फ्रांस का एक चित्रकार था। छठा क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। सातवां क्वेश्चन है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1922 में, यानी कि 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो दोस्तों, रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर होगा 1919। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। 10वां प्रश्न, बापू किन्हें कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरण योग्य और नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। किस मृदा को रेगुड़ या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मृदा बोला जाता है। ठीक है, 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो इसका सही आंसर होगा घ। ठीक है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन सीधी भागीदारी नहीं करता। 16वां प्रश्न है, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 8%। 17वां प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। 20वां प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तीनों राज्य प्रभावित होता है, इसलिए सही आंसर होगा घ, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क। देश की कुल आय
बटा देश की कुल जनसंख्या, यानी कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से अगर भाग दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय निकाला जा सकता है। 22वां प्रश्न है, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। आंसर होगा क। अगला प्रश्न है, नवीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा भूमिगत जल नवीकरण योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न है, लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं? तो लोगों को विकास के लक्ष्य विभिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं। अगला प्रश्न है, रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाज़ार में उपभोक्ता को 80 रुपये में, यानी कि 20 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपर्युक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा बिस्कुट का मूल्य है ना लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्रक का भाग है? तो विनिर्माण की क्रिया द्वितीयक क्षेत्रक का भाग है। अगला प्रश्न है, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है। अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश यानी कि वेतन के साथ छुट्टी मिलती है। तो इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और किसका यह संगठित? ठीक है, तो अनीता का कार्य जो है यह संगठित है और सीता का कार्य जो है संगठित है। इसलिए आंसर होगा अनीता यह संगठित और सीता संगठित, यानी कि क वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 28वां प्रश्न है, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती मूल्यों का मूल्य होता है। बीच में खाली जगह है, तो इसमें आंसर होगा पहले से ही शामिल। ठीक है, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य पहले से शामिल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 2005 ईस्वी में आया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भंडार को किस क्षेत्रक में रखा जाता है? तो भंडार जो है तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है, तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, ये सेवा क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में कौन से कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा अदालतों को विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना, ये असत्य है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया? तो यह प्रश्न जो है यहाँ पर सिंहली होना चाहिए, तो सिंहली जब यहाँ होगा तो आंसर होगा 1956। ठीक है, तो 1956 में सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया था। 34वां प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो आंसर होगा 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में दर्ज किया गया है। 35वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय संघ राष्ट्रपति, ठीक है, राज्य उपराष्ट्रपति, ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। 7 पार्टी अलायंस यानी कि सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में हुआ था?
तो इसका गठन नेपाल में हुआ था। 37वां प्रश्न है, बोलीविया किस देश में अवस्थित है? तो बोलीविया जो है लातिनी अमेरिका यानी कि लैटिन अमेरिका में अवस्थित है और ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फेडे कोर ने किया था। 39वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन यह सत्य है? तो इसमें घ वाला ऑप्शन गलत है। इसलिए गलत है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं दिया हुआ है, जो कि गलत है। और सबसे अंतिम प्रश्न है, नेपाल में SPA यानी 7 पार्टी अलायंस ने किस अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया था? तो इसका सही आंसर होगा गिरिजा प्रसाद कोइराला। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।